इनपुट प्राप्त हुआ है कि दुबई से स्नाइपर्स राइफल आ रही हैं। क्या आप मानते हैं फिल्में और वेब सीरीज देश में क्राइम को जन्म दे रही हैं? पूरी तरीके से मैं मानता हूं। ये 70% का फिगर आपको कहां से मिल गया, इस पे जरा दोबारा मंथन और चिंतन कर लीजिएगा। पुलिस अफसर को गुंडों से कम अपने ऊपर के अधिकारियों से चोट लगने का डर ज्यादा रहता है। पहले जिसको कहते थे कि डाइन अपना घर या कुछ घर छोड़ के जाती थी। महिला पुलिस जो है वो पुरुष पुलिस से ज्यादा थोड़ा सा ईमानदार छवि रखती है। सुरक्षा करना मेरी ड्यूटी है, मेरी जान देश को समर्पित है। दिनों रात मेरी ड्यूटी है, त्योहारों को भी छुट्टी नहीं है। गद्दारों का यमराज हूं, ईमानदारों के मैं साथ हूं। मैं हूं तो देश में शांति है, मैं नहीं हूं तो देश में अशांति है। मैं इस देश का रखवाला हूं, मैं खाकी वर्दी वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश के पुलिस विभाग की। पुलिस, जी हां, जिनका सरोकार निश्चित तौर के ऊपर पे कभी ना कभी हर एक आदमी को पड़ता है, चाहे वो वीजा के लिए वेरिफिकेशन हो, पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन हो, तब भी पुलिस। नौकर की अगर वेरिफिकेशन करवानी है तब भी पुलिस। कोई बड़ा क्राइम हो गया है तब भी पुलिस। आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस। लेकिन क्या उस पुलिस से डर लगता है? जी हां, डर लगता है। क्यों लगता है? क्या ऐसा है जिसकी वजह से डर लगता है? आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत इस समय पर इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं, वो वैसे तो किसी भी नाम की, शोहरत की और पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि पूरा देश उन्हें जानता है, पहचानता है। जी, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर विक्रम सिंह जी की, जो पूर्व डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश से। नजदीक से बहुत क्राइम देखा। इस राज्य को सभी जानते हैं कि किसी टाइम पर उत्तर प्रदेश के नाम से भी डर लगता था। उस समय पर किन हालातों में उन्होंने पुलिस सर्विस की और पुलिस के अंदर का जो रहस्य है उसे हम इनकोड करने की इस पॉडकास्ट में कोशिश करते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका द पॉइंट ऑफ व्यू में। धन्यवाद सुरेश जी, बड़ी कृपा की कि आपने वार्तालाप का अवसर दिया। मैं खुद चाहूंगा कि जो मेरे अनुभव हैं मैं आप और जन जन तक इसलिए पहुंचाऊं कि जो नसीहतें मेरी हैं, ये जो गलतियां मैंने की हैं वो न करें। जी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बड़े बिजी शेड्यूल से ये हमारे लिए समय निकाला, और हम चाहेंगे कि ये वार्ता और ये संवाद ऐसा हो ताकि जिससे समाज के अंदर में एक मैसेज जाए, और निश्चित तौर के ऊपर पे ना सिर्फ मैसेज जाए, लोगों को ये भी समझ में आए कि हमारा लाइफस्टाइल, हमें जीना कैसे है, हमारे दिनचर्या जो इस समय पर बदलनी चाहिए, उसमें क्या बदलावों की जरूरत है। मैं शुरुआत सबसे पहले इस प्रश्न से करना चाहूंगा, क्योंकि आप पूर्व में डीजीपी रहे, वहां तक का आपने सफर तय किया, और उसके बाद अभी फिलहाल आप शिक्षा जगत में क्रांति ला रहे हैं। आप अभी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर हैं। तो ये एकदम से चेंज कहाँ आया? डीजीपी से सीधा आपका सरोकार जो है छात्रों के बीच में पहुंच गया, और उन छात्रों पर जिसको अपन बोलते हैं कि अभी तो ये कच्ची कली हैं और इनको कहीं पर भी अगर मोड़ा जाए तो ये मुड़ सकते हैं, कच्ची मिट्टी है, जैसी शेप देंगे वैसा ये निकलेंगे। कैसे? ये अकस्मात नहीं हुआ। हाँ। जब मैं विद्यार्थी था तो एमएससी में अच्छी पोजीशन और पठन पाठन में रुचि के कारण मेरी पोजीशन अच्छी थी। तो एक डेमोन्स्ट्रेटर का पद होता था, 400 रुपए महीने की तनख्वाह, जब आईपीएस की भी तनख्वाह 400 महीने होती थी, वो मिला। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लूमिंगटन इंडियाना यूएसए में दाखिला, स्कॉलरशिप और पीएचडी दोनों की थी। अच्छा। लेकिन फिर यूपीएससी का इम्तिहान दिया तो जो पीएचडी का कार्य कर रहा था उस पर भी विराम लगा। इधर फिर चले थे हम पढ़ाने पठन पाठन में, तो शिक्षा जगत छोड़ करके मैं पुलिस में आया। 36 साल पुलिस के बाद अब जो भी प्रारब्ध था या जो भी संस्कार थे
उसके अनुरूप बिना प्रयास किए ये पद भी मिला। और हल्का सा संशोधन, वाइस चांसलर में रहा 4 साल, 13 बच्चों को पीएचडी कराई। अब मैं चांसलर हूं 4 साल से इसी यूनिवर्सिटी में। ओके जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपने पीएचडी पहले कर ली थी या फिर 36 साल के बाद में आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट की? जैसा अभी आपने बताया कि पीएचडी करते हुए आपने यूपीएससी दे दिया। एसएसपी नैनीताल रहते हुए कुमाऊं यूनिवर्सिटी से पर्यावरण के ऊपर पीएचडी 1990 में पूरी की थी। ओके। और पीएचडी 1-2 साल में नहीं, पूरे 5 साल लगे थे, 85 से 90 तक। उसमें कोई राहत नहीं मिली कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्लास में नहीं आएंगे। वो सब पूरी प्रक्रिया पूरी करनी थी। एनर्जेटिक्स ऑफ एग्रो इकोसिस्टम्स ऑफ सेंट्रल हिमालयस एंड रिलेशन टू फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, ये टॉपिक था। और बड़े कड़े उसके मानक थे। एक प्रति पीएचडी की पांडुलिपि की विदेश भी जाती थी अनुमोदन के लिए। वो सब प्रक्रिया पूरी की, तो वो पहले ही पूरी कर ली थी। तो आप यूपीएससी 1974 बैच के रहे, तो सफर कैसा रहा आपका? मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। वो सफर कैसा था 1974 से लेकर के और आगे तक का, जब आपने सिविल सर्विसेज, जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जब आपने पुलिस सर्विसेज को छोड़ा? सफर बहुत अच्छा था। और अभी आरुषि हत्याकांड की फिल्मिंग करने एचबीओ वाले आए और उन्होंने कुछ उद्धरण जीवन के लिए उनका, अब तो आप जीवन में अपने या परिवार में किसी को भी पुलिस में नहीं भेजना चाहेंगे। उनका ध्यान से सुनिए। अगर पुनर्जन्म होता है तो परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना हो कि मैं पुनः पुलिस अधिकारी ही बनूं और उत्तर प्रदेश काडर में मुझे सेवा का अवसर मिले। यहां पर इबादत करने की तनख्वाह मिलती है। आप एक बार गियर शिफ्ट कर लें, जो लाभ और जो अवसर पुलिस को आंसू पोंछने का है, कदाचित ये अवसर किसी और को नहीं है। यहां प्रार्थना इबादत करने के लिए आपको तनख्वाह मिल रही है। आपसे 300-400 लोग रोज मिलने आते हैं, चाहे आप एएसपी हो, एसएसपी हो, डीआईजी हो। आप उनका काम सही कर दीजिए। आप फिर देखिए कि आप पूजे जाएंगे, आपकी इज्जत नहीं होगी, आप पूजे जाएंगे। अब तो रिटायर हुए 14 साल हो रहा है। लोग कहते हैं कि जहां जहां आप रहे हैं, आप एक बार इलेक्शन लड़ दें, आपकी सफलता गारंटीड है। कभी कोशिश किया? कभी नहीं। मेरे मिजाज में नहीं है। मेरे मिजाज में नहीं है जी। और मेरा कोई राजनीति से कोई मेरा दुर्भावना या कोई वो विरोध नहीं है। लेकिन एक मिजाज होता है। एक आपके दिमाग की वायरिंग होती है। उसके मद्देनजर मैं समझता हूं कि मैं उपयुक्त नहीं हूं राजनीति के लिए, इसलिए उस तरफ मैंने कभी देखा भी नहीं। लेकिन लोग कहते तो उनका प्रेम है, मैं अपने को किसी योग्य नहीं मानता हूं और न ही मेरी रुचि है। अभी आजकल आपको ऐसा लगता है कि जो विचार अभी आपने बताए कि भाई आपसे 300-400 लोग रोज मिलने आते हैं, चाहे वो एसपी के पद पर हैं, चाहे एएसपी के पद पर हैं, एसीपी के पद पर हैं, क्या आपको लगता है कि अब वो एनवायरनमेंट है? क्योंकि एक डर है यार, पुलिस थाने के चक्कर ना काटने पड़े। आम आदमी पुलिस स्टेशन के नाम से भी डरता है कि वहां मतलब जाना ठीक नहीं समझा जाता। दूसरा, फिर उनका जो सामने से रवैया होता है, बेकसूर होने के बावजूद या उसके साथ कुछ घटित हुआ, उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए आदमी गया, उसके बावजूद सामने वाले का जो रवैया होता है वो कहीं ना कहीं हराश कर देता है। उसको आप किस नजर से देखते हैं? दुर्भाग्य हमारा यह है कि पुलिस एक्ट 1861 ने जो हमारी पुलिस व्यवस्था की है वो सामंती की है। एक आतताई की, एक शोषक की और एक उसकी जो कि एक सामंती विचारधारा का रहे। आपने भूतही बंगले सुने होंगे, भूतही दुकानें सुनी होंगी, भूतहा थाना नहीं दिखे होगा। आपने सही कहा, थाना वो स्थान है कि जहां भूत ही नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा भय और आतंक का वातावरण होता है। अब छोटी सी बात है, आप प्याऊ लगा लीजिए, आप देखिए जनता के कितने व्यक्ति आपके प्याऊ पर पानी पीने आते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आदमी वही पुलिस विभाग में जब गेस्टेड ऑफिसर पे आता है, डिप्टी एसपी हो, एएसपी हो, एसपी देहात हो, एसपी सिटी हो, एसएसपी हो, तो लोग आके क्या कहते हैं? माँ बाप सरकार। क्यों कहते? नहीं कहना चाहिए। उन्हीं की तनख्वाह, उन्हीं के टैक्स पर तो हमारी तनख्वाहें आती हैं। वो तो हमारे मालिक हैं। वो सेवा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। कई जगह आपने देखा होगा मिलने का समय 12 से 1, ये मिलने का समय क्या होता है? मुसीबत अगर अभी आई है तो मिलना अभी होगा, 12 से 1 पे नहीं होगा। हमारे गुरु थे बीएस बेदी, एसएसपी इलाहाबाद, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया था। बाद में कश्मीर के भी डीजीपी थे।
उन्होंने कहा था कि रात को, मोबाइल का ज़माना नहीं था, 11 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक फ़ोन मैं खुद उठाता हूँ अपना। टेलीफोन ड्यूटी कमी नहीं है। आज आप कहीं फ़ोन मिला दीजिए तो आप देखेंगे ये सुख आपको नहीं मिलेगा कि शायद ही कोई फ़ोन अधिकारी खुद उठा ले। बिल्कुल। पीआरओ साहब ही उठाएंगे। और पीआरओ साहब अगर आप बात करा दें किसी अधिकारी से तो ये लगेगा आज आपने आकाश भेद करके नारायण से बात कर लिया। वो सुख आपको मिलने वाला नहीं है। कहता कि 4 बजे तक, ये 11 बजे से लेके सुबह 6 तक फोन में, क्योंकि कोई मुसीबत होगा तभी फोन करेगा, बिल्कुल, वरना नहीं करेगा। बेदी साहब आज क्यों पूजे जाते हैं? इसीलिए कि बदमाश की जो दुर्दशा उन्होंने कर दी वो किसी ने की नहीं, न भूतो न भविष्यतो। और शरीफ आदमी आकर के घंटों घंटों बात करता था, खाना लंच निकल जाए, सुबह आके करेक्ट घड़ी मिला लीजिए, 10 बजने में 5 मिनट पे बेदी साहब आ जाते थे, 1:30 बजे उठ जाते थे और फिर आके बैठते थे। लेकिन कोई अगर सुना रहा है तो 1:30 के 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, साहब वो उठते नहीं थे कि जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाएंगी माँ तब तक मैं जाऊंगा नहीं। ओके, ठीक। तो आपका समर्पण, आपका कर्मयोग, आपको कर्मयोगी होने का अवसर ये विभाग देता है। तो आप या तो कर्मयोगी हो जाएं या परम भोगी हो जाएं, दोनों रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन आजकल तो परम भोगी की तरफ ज्यादा हम रेस देख रहे हैं। एक चूहों की रेस है, वहां पर सभी दौड़े जा रहे हैं। और जो आपने उदाहरण दिया बेदी साहब का, उनसे जुड़ी हुई कोई घटना आपको याद आती है तो वो अगर आप शेयर कर पाए। मैं कहता हूं पहली चीज जो चूहों की दौड़ है उसके लिए चूहा होना जरूरी है। अगर आप चूहे नहीं, मैं तो समझता थी तो सिंहों की राज्यसभा है, वो को किसी के टुकड़े के ऊपर या किसी की धमकी धपाटे में आने वाला है। ये सिंहों को शोभा नहीं देता है जी। एक आईपीएस अफसर का अगर ईमानदार है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है तो ठीक है। उसका उत्तर एक लाइन का ये है कि जहां कोई न जाना चाहे आप नेताजी मुझे वहां भेजते हैं, जहां कोई न जाना चाहे वहां भेजें, फिर आप देखिए मेरा सामान बंधा है मैं तुरंत चला जाऊं। बेदी साहब के कितने उदाहरण मैं आपको दे दूं। जब पहली बार मैं गया तो उन्होंने ये कहा कि आपको कॉल ऑन करने की प्रक्रिया होती, जब किसी जनपद में जाते हैं तो वहां के वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ आप शिष्टाचारवश जाते हैं। 26 तारीख के पहले आओगे तो तुम्हें चाय में चीनी मिलेगी, 26 तारीख के बाद में आओगे तो फीकी चाय मिलेगी, अब चुन लो तुम कब आओगे। वजह क्योंकि मिसेस बेदी के पास 26 तारीख के बाद घर में चीनी नहीं रहती है। ये ईमानदारी थी एक अच्छे खासे खाते पीते आईपीएस अधिकारी जो एसएसपी के पद पर था, लेकिन वो उसकी ईमानदारी थी। जो बाजार में सबसे सस्ता कपड़ा होता था मैं बता दूं, वो इत्तेफाक से मैं ही लेने गया जब मिसेस बेदी गुजर गई। उसको हम कहते थे टेरिकॉट, अच्छा, वॉश एंड वेयर। कहते थे 6 कमीज हमारे लिए ले आओ अलग अलग रंग की, जो मैं बानी में डाल दूं और खुद ही टांग दूं, खुद ही उलझ जाए। आईजी जोन थे कानपुर के, उनको क्या जरूरत थी? किसी तरह की कोई कार नहीं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। फ्रूगल जिसको कहते हैं कि बिल्कुल संत प्रवृत्ति के। और इनकी एक की मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बताता हूं। मेरे पास एक कार थी, उसके मैं टायर बदलवा रहा था, तो टायर वाले ने फोन किया कि सर वो पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो आपके पुराने टायर खरीदना चाहते हैं। तो हमने कहा कौन अधिकारी है? उनका कहा कि आपको बताए ना। कहते चुपचाप व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं बता दो। उनका वो है नाम बता दूं, श्री जियाराम, पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, आईपी के अफसर, अंग्रेजों के जमाने के आईपी। उन्होंने कहा कि अब आप सोचते पूर्व पुलिस महानिदेशक जो कि राजा महाराजा की फैमिली के थे, लेकिन टायर सेकंड हैंड एएसपी की गाड़ी से जो निकल रहे थे वो ले रहे थे। हमने कहा ऐसा कर दो कि हमारे नए टायर उनकी गाड़ी में लगा दो, पुराने टायर मैं अभी नहीं बदलूंगा। उनका ये तो हो नहीं सकता है। बहरहाल बहुत ही अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने 100 रुपए में 4 पुराने टायर, सस्ते का जमाना था, अपनी गाड़ी में लेकर। मुझे बहुत ग्लानि हुई, बहुत कष्ट भी हुआ कि मेरे पिता तुल्य थे और मुझे शोभा नहीं देता था। लेकिन आप वो देखें, एक वो सत्यनिष्ठा कि एक रिटायर्ड डीजी अपनी गाड़ी में सेकंड हैंड टायर लगवा रहा है। आज चौकी इंचार्ज का वैभव जहां आप बैठे हैं, ये तो वैभव नगरी है, रावण की लंका कही जाती है। यहां देख लें जो शौक सिपाही हेड कांस्टेबल्स के, जहां चौकी इंचार्जेस के शौक हैं 10 डीजी एक तरफ और एक हमारा जो है कमाऊ पूत एक तरफ जी। तो ये जो रैट रेस है ना, ये भाग्य लक्ष्मी नहीं, ये काल लक्ष्मी होती है। और अंततो गत्वा जिसको चाणक्य ने कहा था 36 साल में हिसाब हो जाएगा बराबर। जो इस तरीके की कमाई आती है नाजायज, तो हमारे बालिस्टर सिंह रिटायर्ड डिप्टी एसपी एटा में थे, गलत काम और गलत पैसा, हुजूर औलाद अपाहिज हो जाएगी। बात कड़वी जरूर है, औलाद अपाहिज हो जाएगी।
आगे गुजरे। अजय मिश्रा है आपके पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद, सिपाही के बेटे हैं, उन्होंने जिंदगी में कोई रिश्वत नहीं ली। बेटा अजय मिश्रा पैदा हुआ, आईएएस में भी आया, आईपीएस में भी आया, चुना आईपीएस, आज उसका एक नाम है अजय मिश्रा का, एक ब्रांड है। बिल्कुल। तो आपके सामने विकल्प सबके सामने, सुमति कुमति सबके उड़ रहे ही। अब सुमत की तरफ जाएंगे तो अजय मिश्रा और उनकी तरफ रहेंगे, और कुमत की तरफ रहेंगे तो रावण, जरासंध, हिरण्यकश्यप ऐसे लोगों की कमी विभाग में नहीं है। और नोएडा में तो भरमार, आपके इतिहास में नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, जो चाहोगे वही मिलेगा। तो यहाँ पे पापात्माओं की, जिसे कहते हैं ना कि जब पापात्माओं की जब कमी नहीं है, आपके बेहुदे शौक पूरा करवाने वालों की कमी नहीं है। मैं उस जमाने की बात छोड़ दीजिए, मैं अपने वक्त किसी ने आज तक मुझको दावत के लिए नहीं बुलाया कि आज सर दावत है, जरा आ जाइए, या आज जरा संगीत संध्या है, आ जाइए, आज सर ये थोड़ा मेरा काम देख लीजिए, मैं आपके घरों में एसी, मुझे आज तक किसी ने मालूम था अंग भंग हो जाएगा। वो रेपुटेशन, आपकी सुगंध और दुर्गंध पूरे प्रदेश में फैल जाती है। बिल्कुल। रॉन्ग नंबर डायल न कीजिएगा और न पिट के आ जाएंगे। तो ये शायद यही जो आपका जुझारूपन उस समय पर रहा होगा, तो काफी किस्से उसमें सुने हमने भी। आप क्योंकि उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे, तो उत्तर प्रदेश तो क्राइम की स्टोरीज से भरा हुआ है, और सबसे बड़ी जनसंख्या का राज्य, और नाना प्रकार के यहाँ पे क्राइम भी देखने को मिले। तो उसमें जो जिस समय पर आप अपनी सर्विसेज दे रहे थे, उस समय क्या ऐसा भी हुआ होगा निश्चित तौर के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई भी उस समय ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता होगा, और उसका बहुत बड़ा दबाव आपके ऊपर होता होगा, कभी एमएलए का, क्यों नहीं, कभी मेंबर पार्लियामेंटेरियन का, कभी मुख्यमंत्री का, क्यों नहीं। तो कितने दबाव अब मैं आपको बता सकता हूं। दबाव उनके ऊपर रहता है जो दबाव सुनते हैं, दबाव उनके ऊपर रहता है जो दबाव सुनते हैं। एक होता है कि मैं गलत काम करता नहीं हूं, और मैं गलत काम की तरफ देखता भी नहीं हूं। स्वर्गवासी पिताजी का एक रियल डायलॉग, मैं साहब मंत्री बोल रहा हूं, उनका मंत्री जी आपको प्रणाम, ये काम स्वर्गवासी पिताजी भी कहेंगे तो नहीं होगा, कान खोल के सुन लीजिए, दोबारा कहिएगा वर मत, राइटिंग में रिड्यूस करके मैं लिखा दूंगा केस आपके खिलाफ, कोई गलतफहमी ना पाइएगा। तो रॉन्ग नंबर डाल कर हम बता देता हूं उनको, देखिए मैं कुछ दिन के लिए आया, कुछ दिन बाद फिर जैसा आप तांडव करते थे वैसा करेंगे, और अगर तांडव अभी करना चाहते हैं तो मेरा तबादला करा दीजिए, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, इतना सहयोग मैं करूंगा आपके साथ। क्योंकि मेरा एकाधिकार जो राष्ट्रपति के हाथ से तनख्वाह आती है, उसके अलावा मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसके अलावा की कोई चाह भी नहीं है। वो तनख्वाह का चेक मैं जहां कहीं रहूंगा मुझे मिलेगा, बिल्कुल, अतिरिक्त कोई संसाधन सुविधा मुझे चाहिए नहीं। बात खत्म हो गई। क्या कभी ऐसा हुआ, तबादला हुआ? खूब तबादले हुए, खूब तबादले हुए। कोई ऐसा वाकया? 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए। कानपुर में जब मैं एसएसपी था तो मेरी कार पे ग्रेनेड फेंका गया, अच्छा, उसका जवाब दिया गया। आदमी, मैंने खुद राइफल निकाल करके, जिन्होंने ग्रेनेड फेंकी तो उसका प्रसाद तो देना ही है। मैगजीन में 5 राउंड होते हैं, एक चेंबर में होता है, 6 मार के गिरा दिया, कह दिया कि मैंने मारे, किसी और पे आरोप ना लगाइएगा। क्योंकि एसएसपी की कार पे ग्रेनेड फेंकने वाला वो बचेगा नहीं, वो बचने वाला नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद उस समीकरण कुछ ऐसे बदले कि कुछ बैलेंस किया जाए। कि बैलेंस क्या होता है, जो मौका देगा सेवक वही तो बैलेंस होगा। कि आपके हिसाब से कि आप राजनीति करते हैं तो आपका अकाउंट्स बुक हम बैलेंस करेंगे, ये नहीं होने वाला है। उनका तो सबसे खराब पोस्ट कौन सी है, तो जहां पर न अर्दली हो, न चपरासी हो, न गाड़ी हो, तो उनका लखनऊ में एक पोस्ट ऐसी है। एसएसपी कानपुर जो टॉप की पोस्ट थी तथाकथित, उसको जो सबसे निकृष्ट पोस्ट होती है वहां पे बहुत अच्छी बात है। अंग्रेजी में एक कविता है, दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनबाउंड। आपको जो करना तो कर लीजिए। और फिर वही जब कभी हवाई जहाज में मिलते थे, विक्रम सिंह जी आपने बड़ी शान से नौकरी की है, हमें नाज है आप ऐसे अफसरों पर, और मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। आप मेरी इज्जत करते हैं, बड़ी कृपा, क्योंकि मैं हूं इज्जतदार, क्योंकि न मैं शराब पीता हूं, न रिश्वत लेता हूं, न बहु बेटी ताकता हूं। बहुत बढ़िया। तो इज्जत करके कोई एहसान और कृपा नहीं कर रहे, क्योंकि मन भरा था, हालांकि बड़े बड़े थे, मुझको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन बाद में तो कहता कि आपकी ओछी राजनीति, उसका नमूना तो आपने मेरे ऊपर करने की कोशिश की, तो मैंने तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया।
शायद और किसी अधिकारी में शायद सामर्थ्य हो या ना हो, लेकिन आपकी ओछी राजनीति और सत्ता लोलुपता देश और समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो दुनिया देख रही है। लेकिन ऐसा तो बहुत बार फिर होता होगा। आप फिर हुआ ये हुआ था जब एसएसपी से डीआईजी बनना था, जब अच्छा आईजी से एडीजी बना। इस बार भी यही हुआ कि ऐसा पद ढूंढो जहां पे कोई कागज ना आता हो, कोई फाइल ना आती हो, जहां किसी तरह की उनका ठीक। मेरा कसूर केवल इतना था कि मैं जी हुजूर न था। जी हुजूर न था, बस यही मेरा कसूर था। तो एक पोस्ट क्रिएट की गई उसके लिए भी, जहां कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, तब ठीक है। और भी अच्छा पठन पाठन का मौका मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ का मौका मिलेगा, देशाटन का मौका मिलेगा, एकांत सेवन का मौका मिलेगा, शरीर और व्यक्तित्व में जो अहंकार आया है उसको धोने का अवसर मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं लगभग 3.5 साल उस पद पे रहा। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि आपका एक लंबा सफर रहा है, तो इसमें लगभग जो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी हुए, तो चाहे वो नेताजी रहे, चाहे मायावती जी रहीं, चाहे अभी अखिलेश जी, तो सबसे ज्यादा काम करके आपको किनके साथ मजा आया? मैं जो अपना काम करता है उसके स्वविवेक के ऊपर, अब मुझे अगर बदमाशों को पकड़ना है तो जाहिर है कुछ लोग कहेंगे इनको न पकड़िए, हम इनको न पकड़े तो किसको पकड़े ये आप और बता दीजिए हमें। वांछित अपराधी हैं, सक्रिय अपराधी हैं, इनामी अपराधी हैं, मफरूर हैं, एब्सकॉन्डर हैं, इनको न पकड़े तो किसको पकड़े? बिल्कुल। तो फिर ऐसा तो नहीं कि हम लोग भी अंगूठा टेक है, हम लोग को भी स्ट्रेटजी नहीं मालूम है। हमें मालूम है कि इनका रुझान किधर है और उनका रुझान किधर है। तो इससे पहले कि आप हस्तक्षेप करें, बायां हाथ नहीं जानेगा दाहिना क्या करेगा, आप और आपका करियर और आपकी इतिहास और आपको उस हालत में करके जेल भेजेंगे, चार्जशीट लगा करके कि आपके पास कोई विकल्प नहीं दिखा करने, आपने कप्तान साहब बड़ा अच्छा कार्य किया, हमें बड़ी प्रसन्नता, मुंह से कंठ से आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन हमने उनको कागज में इतना मजबूर कर दिया कि आपको आशीर्वाद के अलावा, क्योंकि आप और कहेंगे क्या। बिल्कुल। तो जो आपकी जो जर्नी रही उसके पीछे क्या आपके पास में ऐसा ख्याल आया कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे पुलिस सर्विसेज में जाना है, वो जहन में क्या दौड़ा आपके? अच्छा सवाल है। मैं जिस जनरेशन का हूं, आप कहाँ विवाह करेंगे, कब करेंगे, इसका निर्णय आप नहीं आपके माता पिता करते थे। आप कहाँ नौकरी करेंगे इसका निर्णय आप नहीं आपके माता पिता ज्यादा करते थे, हालांकि पूरी स्वतंत्रता थी। एमएससी में ऑलरेडी मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, खाते पीते घर का था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार यूपीएससी ट्राई कर लो, उनका माता पिता से कर लेते हैं। यूपीएससी में ट्राई किया, तब तो किसी ने मार्गदर्शन किया नहीं, तो पुलिस मेरी लास्ट चॉइस थी। अच्छा। सबसे पहले मेरी थी ऑडिट्स एंड अकाउंट्स, फिर रेलवे अकाउंट्स, फिर आपकी मिलिट्री लैंड्स एंड कन्फर्म। ये आपने सेवा क्यों चुनी? मैंने तो जहां जनता से कम साक्षात्कार हो वो सर्विसेज का चयन करो। तो ऑडिट्स एंड अकाउंट्स, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स, रेलवे अकाउंट सर्विस। तो जब आगे सर्विस में तो लोगों ने पूछा भाई आपने पहला चॉइस क्या दी? हमने कहा ये दी। अरे आप तो पुलिस के लिए कट है। फिर उसके बाद दुनिया भर का परिवार वालों का दबाव, अरे आप पुलिस को दीजिए। अरे साहब पुलिस नहीं। तो पिताजी ने कहा तुम बना करके लिया चिट्ठी यूपीएससी के लिए। हमने चिट्ठी बना के बना दी। उनका लाओ चिट्ठी ला के दिखाओ जरा। तो चिट्ठी ला के दिखाओ, अब तुम जाओ इसको हम रजिस्ट्री कर देंगे, तुम जाओ। उनको ये विश्वास था कि कहीं ऐसा ना हो कि फाड़ के फेंक दे। तो उन्होंने खुद ही उसकी रजिस्ट्री कराई। हालांकि फाड़ के मैं नहीं फेंकता, जो उनकी इच्छा थी उन्हीं की इच्छा से मैं बैठा था। और सभी इम्तिहानों में आ गया था, स्टेट बैंक वगैरह जो भी थी सब में आ गया था। ओके। लेकिन माता पिता की इच्छा थी उससे, और मुझे कोई इसमें कोई भी पश्चाताप नहीं। जो उन्होंने व्यवस्था की हमारे लिए, जो हमारे लिए जो आज्ञा दी, उसको शिरोधार्य करके मैं ही धन्य हुआ हूँ। अरे किसको मिलते हैं 4 शौर्य पदक? किसको 3 बार गोली लगने के बाद आपके सामने बैठा रहेगा? किसको ये मालूम कि सब कुछ करने के बाद 50 साल में सबसे बड़ा टेन्योर पुलिस महानिदेशक का आपको मिलेगा? सारे कीर्तिमान आपको मिलेंगे। और गिनीज लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपको कहेगी कि सर्वाधिक अलंकृत अधिकारी आप। भगवान ने बहुत दिया और बिना किसी बहुत ज्यादा प्रयास किए हुए परहेज के साथ रहा। किसी नेता के घर गया नहीं, किसी नेता को आने नहीं दिया, ये कह दिया कि आप आने का कष्ट न करें क्योंकि मैं कोई सेवा कर नहीं पाऊंगा। और ये भी कह कि साहब आपका मकान तो बड़ा निकृष्ट है, एमआईजी के मकान में आप रह रहे हैं। आपसे अच्छे मकान तो सब इंस्पेक्टर्स के हैं, दरोगाओं के हैं। और ये भी एमआईजी का मकान पिताजी का दिया हो, मेरा बनाया हुआ नहीं है। अच्छा। लेकिन यही है कि कहते यही मेरी ठसक और यही मेरा गुरूर है। एमआईजी के मकान में हूँ, किसी का एहसान नहीं।
वो न किसी से प्लॉट लिया, न किसी से कोई एहसान लिया, नहीं, वरना जहां जहां मेरी पोस्टिंग रही है वहां कम से कम 4-4 मकान तो मैं बनवा ही सकता था। तो आज भी कह सकता कि मेरे पास हाँ इतने 2500 मकान फ्लैट है, लेकिन यही मेरी ठसक है, यही मेरा गुरूर है। और किसी से जब बात करता हूँ, एयरक्राफ्ट में मुलाकात हो जाती है, कहाँ रह रहे हैं आप? उनका मैं MIG के मकान में रह रहा। अरे आपने मांगा नहीं कभी प्लॉट? जरूरत नहीं समझी, पिताजी ने दे दिया था, वही पर्याप्त है। इससे पीछे चलते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इस पे वापस मैं लौट करके आऊंगा, चूंकि साम दाम दंड भेद कई तरीके के पॉलिटिकल एरेना के बीच के अंदर में गैंगस्टर्स ये कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि भी सामने वाले अधिकारी को साम दाम दंड भेद जो उसको चाहिए, जैसा चाहिए उसके हिसाब से लिया जाए। परिवार के ऊपर पे कभी ऐसा दौर आया कि उनको लेकर के धमकी मिली हो और उसको कैसे आपने टैकल किया? परिवार को लेकर के कोई ऐसा मोड़ आया हो जब आप सबसे ज्यादा चिंतित उस समय पर अपने आप को महसूस किया हो? बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो अंडरवर्ल्ड में मेरी जो शोहरत आम रेपुटेशन थी कि ये पागल अफसर है, ये कुछ भी करा सकता है, और मैं करा देता, मैं करा भी सकता था और कराया भी है। तो उनके अंडरवर्ल्ड में ये था। लेकिन जब आदमी बहुत दब जाता है, हर तरीके से टूटने लगता है, तो फिर इंतजाम करता है। जो सबसे बड़े माफिया यूपी की थे, जिनके बारे में DM SSP ने एक जगह के कहा था मुझे हटा दिया जाए क्योंकि ये मेरी अहित कर सकता है, मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है, उन्होंने लिख के दिया कि अगर मेरी हत्या होती तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए क्योंकि ये मेरी हत्या करा देंगे। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने रिट भी किया। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी दहशत उनके मन में क्या थी। हाँ, एक कगार पे ये आया था कि IB के ऑफिसर्स आए, उनका सर जरा वो बेडरूम वगैरह देखना है आपका और जरा घर का सर्वे करने का। वजह क्या है? कि वजह यह है कि इनपुट प्राप्त हुआ है कि दुबई से स्नाइपर्स राइफल आ रही हैं आपके लिए और परिवार के लिए, कि बहुत ज्यादा आप टिक गए एज DGP, वो बिल्कुल फड़फड़ा रहे कि उनके सारे धंधे पानी हो गए बंद। तो एक शार्प शूटर्स दुबई से प्रोफेशनल, अच्छा, विद स्नाइपर राइफल आने का है। उनका तो उनको आने दो, उनका स्वागत किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन पार्ट B, मेरे ऊपर कुछ करें वो तो बर्दाश्त है, लेकिन अगर हमारे कर्म से अगर बच्चों के ऊपर कोई चीज जाती है, वो मैं कह दूं कि मैं हिला नहीं था तो मैं हिला था, मैं बिल्कुल हिला था। लेकिन जो वांछित सावधानी, पल भर में मैंने अपने आप पे काबू पाया। मैंने कहा कि ये छोटे उचक्के बदमाश, इनसे ज्यादा प्रतिभा मेरी है, और जीवन देने वाला और मारने वाला परमात्मा है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जरा चल के देख ही लिया जाए, अब दोनों हाथ हो ही जाए। तब भी ये होता था। मैं एज DGP जब चलता था तब भी कि मेरे पास AK-47 और 200 राउंड गोलियां चल भी रहती थी, और मैं टेररिस्ट से अच्छी तरीके से, उससे अच्छा मैं AK-47 बांध सकता था, खोल सकता था, चला सकता था। तो ये मुझे आत्मविश्वास था। हमने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। सबको ट्रेन किया, सबको हथियार दिलवाए। हमने कहा जो हो दोनों हाथ होगा, देखा ही जाएगा। अपनी हिफाजत सावधानी पूरी बरती जाए, बाकी परमात्मा पे छोड़ दो। तो ये कौन से सन की बात है? आखिर के, बिल्कुल आखिर के। अच्छा, बिल्कुल आखिर की, जब आप रिटायरमेंट की तरफ जब DGP के 1 साल हो गए थे, तब की बात है ये। अच्छा, तब जब IB की टीम आई थी, जब उन्होंने तकरीबन 2007-8 की बात हो गई। 8 के बाद, हाँ 8 के आसपास, 8 के बाद एंड की। क्योंकि परिवार को के ऊपर जब आंच आती है तो निश्चित तौर के ऊपर मुखिया का उसमें कम कपाना और भयभीत होना लाजमी बन जाता है, और चाहे वो कोई भी हो। और जब परिवार की बात आई तो राम भी कम कपाए, ठीक है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो वो उस समय पर भी वो कम कपाए। तो स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं तो कोई ना कोई उसमें कंपन पैदा होगी। ये जो साहस है, क्या ये बचपन से आपके अंदर में रहा, या जब आपको सर्विसेज मिल गई, पुलिस सर्विस आपने जब क्रैक कर लिया, आपने ज्वाइन कर लिया, तब लगा कि अब मैं इस वर्दी को डाल करके अब मैं शेर हूं, या वो सिंघम जो है वो जाग गया? ये अंतर तृप्त से ही आपके अंदर निर्भीकता आती है, वो अहंकार नहीं है। जब अंतर तृप्त है तो आप जानते हैं कि जीवन क्या है। ये एक छोटा सा बुलबुला है, आज है कल नहीं रहेगा। तो आप निर्भीक रहते हैं। बिल्कुल। Cowards die many times before their deaths, राइट, and brave die only once.
ये जो हम लोगों को जीवन पर्यंत माता पिता घुट्टी पढ़ाते थे, वीर भोग्या वसुंधरा, कि कायरता न दिखाना कभी, क्योंकि वो फिर तुम 1000 बार मरने से ज्यादा बदतर होगा अगर कायरता दिखाई या पीठ दिखाए। तो छवि हमारी तब भी यही थी। मुझे याद है यूनिवर्सिटी के डेज में कहीं कोई बवाल टंटा विभाग में हो जाता तो कहता कि अभी हम विक्रम सिंह को लेके आते हैं, वो तुम्हें नसीहत देगा। हालांकि मेरी कोई ये बुली या ऐसी रेपुटेशन भगवान जाने कैसे बन गई, लेकिन ये था कि कहीं कोई विवाद हो रहा है यूनिवर्सिटी में, कहते अब हम विक्रम सिंह को लाते हैं, वो तुम लोगों को सबक सिखाएगा। ये तो नौकरी में आने के पहले की बात थी। नौकरी में आने के बाद भी कुछ एक मिजाज होता है, मैं कभी क्रोधित नहीं होता। मैं क्रोधित 1-2 अवसर पे होता हूँ। पहला अवसर है कि किसी बच्ची के मुंह पे तेजाब किसी ने डाल दिया, तो मेरी बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाती है। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं उसका क्या कर दूंगा, वो भी गलत है। बिल्कुल, मुझे कानून की परिधि में रह के काम करना है। गैंग रेपिस्ट मिल जाए, मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिस्तौल ले जाके मैं 6 गोली उसकी छाती में धोंक दूं मैं। और तीसरा ये है, किसी ने अगर धमकाने की कोशिश की, ये कर दीजिए वरना, तो पहले फिर वरना का ही मीमांसा हो जाए, पहले फिर वरना की ही मीमांसा हो जाए, बाकी बातें तो बाद में होंगी। बाकी बातें बाद में होंगी। और जो भी एमएलए एमपी जिनकी बात आपने की थी, मेरे पीए से पहले पूछते थे आज साहब का मूड कैसा है। अगर पीए कहता है मूड बहुत अच्छा है, आज चाय भी मिलेगी और अच्छी गुड मूड में वार्ता होगी, तो वो आते थे। कहते आज मूड बहुत खराब है, रहने दो, आज हम नहीं आएंगे। ये कभी नहीं हुआ। शिष्टाचार में कमी नहीं होगी, जायज काम में कमी नहीं होगी। दफ्तर में उठने से पहले मैं करके जाऊंगा, और नाजायज काम न मैं करता हूं न उस तरफ देखता हूं, और दोबारा कहने की जहमत भी न कीजिएगा क्योंकि उसके दुष्परिणाम होंगे। जब आपको 3 गोली लगी, 3 अवसरों पर अलग अलग गोली लगी, वो क्या इंसिडेंट रहे? हमीरपुर में एसपी हूँ, एंटी डेकॉइटी ऑपरेशन चल रहे हैं। अच्छा। सुबह 3 बजे गोली चलती है, बदमाश छत के ऊपर बैठे हैं, और 3 कैजुअलिटीज पीएससी की पुलिस की ऑलरेडी हो चुकी हैं। अच्छा। अब एज एसपी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना हथियार ले जाके चैलेंज करके या छत फोड़ करके ग्रेनेड डालें उसमें। या तो छत जाते समय जिसमें और पहले कैजुअलिटी थी तब गोली लगी, या छत पे फोड़ के ग्रेनेड फेंकने में तब गोली लगी। मुझे पता भी नहीं, जाड़े का टाइम, 20 दिसंबर में, ठंडा, ग्रेट कोट। मैं लौट के आता हूं और श्रीमती कहती आप तो बिल्कुल खून से लथपथ हैं। तो जिस समय आपको गोली लगी आपको पता नहीं चला? नहीं चला था उस वक्त जो जुनून, और जिस वक्त जो दर्द, पूरा बदन ठंड से और पीड़ा से। आप जब 3 सहयोगियों की लाश लेकर के जाते हैं, एम्बुलेंस में रखते हैं, फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं। और उसके बाद जब हम घर गए तो आपकी तो इंटेस्टाइन्स दिखाई पड़ रही हैं। हाँ, तो उनका अच्छा ठीक है, तुरंत सिविल सर्जन को फोन किया, डीएम को, फिर वो सर्जरी हुई और उसके बाद ठीक है। लेकिन खून इतना निकल चुका था काफी। मुझे तब बेहोशी, जब मैंने देखा, श्रीमती ने बताया, तब तक कुछ नहीं हुआ था। तब उसके बाद लगा कि कोई मामला गंभीर है जी। तो उसके बाद फिर इसको आगे देखा। कानपुर में जिसकी मैंने आपको स्टोरी बताया था, ग्रेनेड फेंका तो उसमें कुछ चोटें मुझे भी आई, ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स की। अच्छा जी। उसके बाद राइफल रहती थी, तब AK-47 नहीं आई थी, राइफल उठाई, 5 मार के गिरा दिए, फिर वो इलाज हुआ। तो उस, और एक फिर एम्बुश की कहानी थी, जब पंजाब टेररिज्म चल रहा था, तब की बात है। अच्छा, तब आपको एक गोली लगी? तब एक गोली लगी थी। हमारा इसके साथ में एक रैपिड फायर भी चलता है, तो मैं एक रैपिड फायर आपके साथ करूंगा। इसमें मैं एक एक करके आपसे प्रश्न करूंगा, और तो जल्दी जल्दी आपने उनके जवाब देने हैं। क्या आप मानते हैं फिल्में और वेब सीरीज देश में क्राइम को जन्म दे रही हैं? पूरी तरीके से मैं मानता हूं, और उन्होंने मन मस्तिष्क को विकृत किया, और कई अपराध मैं गिनती भी दे सकता हूं, जिनकी गिनती नहीं मेरे पास, कि जिनको देख करके प्रेरणा लेकर के ये अपराध हुए हैं। मैं उन पर आऊंगा अभी। क्या आप मानते हैं पुलिस की छवि को बदलने के लिए कुछ विशेष कैंपेन चलाए जाने चाहिए, जिससे पुलिस से डर नहीं बल्कि अपनत्व का एहसास हो? बिल्कुल चलने चाहिए, क्योंकि बावजूद करने के हम चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। ये प्रयास आज से नहीं, जब से मैं नौकरी में आया तब से, उसके पहले से अवकाश प्राप्त हो गया और आज तक चल रहे हैं, लेकिन चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। पुलिस में 70% से ज्यादा केस में रिश्वत के कारण न्याय नहीं हो पाता, और जुल्म करने वाले के हौसले इससे बुलंद हो जाते हैं। ये 70% का फिगर आपको कहां से मिल गया, इस पे जरा दोबारा मंथन और चिंतन कर लीजिएगा। ये फिगर इससे कहीं ज्यादा है।
ये फिगर इससे कहीं ज्यादा है और यही चिंता और भय, मैं तो चिंता को छोड़ चुका हूं, अब मैं भयाक्रांत हूं कि पहले दाल में नमक के बराबर, अब नमक में दाल ही एक दो दाने दिखाई पड़ जाएं तो बहुत बड़ा अहोभाग्य होगा। पुलिस चाहे तो रातों रात किसी भी शहर से चोरी डकैती जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकती है, लेकिन करना नहीं चाहती। अर्धसत्य, करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन उसके लिए जो सामर्थ्य और संसाधन और जो आपको स्वायत्तता मिलनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। ये तीन दे दीजिए तो जो आपका पहला जो थ्योरम है वो बिल्कुल सही है। आप मुझे सामर्थ्य मिला और इसको कहते हैं कि सिगरेट की बट जैसे बूट से रगड़ के बुझा दिया जाता है, वो चीजें वहीं समाप्त हो गई। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो डिपार्टमेंट है पुलिस का, उसमें रिश्वत एक मैंडेटरी टूल हो गया है, यानी कि बिना रिश्वत लिए पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना शायद बहुत बहुत मुश्किल है? ये आपकी बात जो है, आज ही कोई मुझसे कह रहा था कि आपके ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क आ गया है। पहले जिसको कहते थे कि डाइन अपना घर या कुछ घर छोड़ के जाती थी, आज अगर मुद्दई कंप्लेनेंट पुलिस वाला भी हो वो भी नहीं बख्शा जाएगा। तो मैंने यही कहा उनसे, मुझे पूछा कि मान लीजिए आपके माता पिता, आपकी पत्नियां, तो भी आप ये दस्तूरी रिपोर्ट कराना आप उनसे लेंगे। ये एक स्थिति अत्यधिक चिंता का विषय है और इसके ऊपर पुलिस नेतृत्व को कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि हमें चीन पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं जितना कि आंतरिक भ्रष्टाचार से। पुलिस अफसर को गुंडों से कम अपने ऊपर के अधिकारियों से चोट लगने का डर ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं है। अगर आप निर्भीक हैं, सत्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यपरायण हैं, सच्चरित्र हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत है, न अपने अधिकारियों से, न नेताओं से, न गुंडों से। और महिला पुलिस जो है वो पुरुष पुलिस से ज्यादा थोड़ा सा ईमानदार छवि रखती है। छवि रखती है। छवि रखने में और होने में एक विचारणीय प्रश्न है। छवि रखती बिल्कुल सही है। महिला पुलिस ज्यादा कर्तव्यपरायण है, कोई संदेह नहीं। महिला पुलिस ज्यादा सक्षम है, कोई संदेह नहीं। महिला पुलिस ज्यादा ईमानदार है, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक थर्ड डिविजनर अगर 32% ले आए तो कष्ट होगा, लेकिन जो 100% पा रहा, अगर 99% पाए तो बहुत वेदना होगी। तो जब महिला पुलिस के बारे में ये शिकायतें आती हैं कि दहेज के केस में मोल भाव हो रहा है या पॉक्सो केसेस में मोल भाव हो रहा है, तो बड़ी पीड़ा होती है और पुलिस के नेतृत्व को देखना चाहिए। ये चीज हमारे यहाँ बिल्कुल अस्वीकार है। महिला पुलिस के पवित्र नाम को, उसके ऊपर किसी तरह की उंगली नहीं उठनी चाहिए। अभी जैसे आपने कहा, मैंने यहाँ पर दो चीजें पूछी आपसे। आपने कहा कि जो इस समय पर रिश्वतखोरी है वो 70% से कहीं ज्यादा है, यह माना जाए 80% प्लस 90% के आसपास, क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप भी एग्जाम्पल हैं। बेदी साहब का आपने उदाहरण दिया, वो एक उदाहरण है। तो हम सभी को एक तराजू के अंदर भी नहीं तोल सकते। दूसरी मेरी चीज इसमें, क्या आपको ये लगता है कि ये छवि जो है और ये जो क्राइटेरिया बना पुलिस को लेकर के, क्या 1980 1990 दशक के बीच के अंदर में जो फिल्में आई उनका प्रभाव बहुत ज्यादा ऐसा रहा, जिसके अंदर में फिल्मों में दिखाया ही पुलिस को इसी रूप में गया कि वो तो गुंडों से भी ज्यादा भयंकर गुंडे हैं, रिश्वतखोरी, स्मगलिंग, उनमें वो लिप्त रहते हैं, नेताओं को के चाटुकार हैं? क्या ये उन फिल्मों की देन है जिसका एक इंप्रेशन आज भी देश के अंदर में है? क्योंकि आज भी अगर नई जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो नई जनरेशन भी अपने बच्चों को थोड़ा सा पुलिस से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, जबकि अब तो मॉडर्न युग आ गया। मॉडर्न युग के अंदर में एक मेल मिलाप, एक भाईचारा, या आप किसको अपनी बात कहेंगे जो फ्रेंडली हो, उसी से ही तो आप बताएंगे ना कि मेरे साथ ये घटना हो गई। क्या ये मानते हैं कि उनका दौर या उसका एक असर रहा? देखिए, फिल्मों का असर न पड़े ये तो संभव है। मुझे जीने दो, कालीचरण, उस जमाने की जो फिल्में थी उनका इम्पैक्ट पड़ता था बिल्कुल। और उसके बाद राजकुमार की फिल्में जो उस दौर में आती थी वो भी थी। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। 1974 में जब मैं विभाग में आया था तो वही तभी बताया जाता कि उत्तर प्रदेश में केवल 2 अधिकारी पूरे प्रदेश में हैं जिनकी सत्यनिष्ठा की छवि
थोड़ी डावाडोल है, बाकी सब बहुत अच्छे हैं। इनसे वांछित दूरी बना करके रखने की जरूरत है। आज आप 2024 में हैं, आप खुद सोच लीजिए, आज अगर इसको हम परिभाषित करेंगे वो संख्या कितनी होगी, 2 से ये वो कहाँ चली गई, बाकी कितने हैं, ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर आप स्वयं दें और बताएं ना। दूसरी चीज, जो रिश्वत आती है वो इन्वेस्टिगेशन से, पोस्टिंग ट्रांसफर से, या कब्जा बेदखली प्लॉट आदि की, या जो नाजायज धंधे हैं, इन चीजों से ही आती है। और उसके मद्देनजर अगर आप ये देखें तो ये पहले माना जाता है आईपीएस अफसर रिश्वत नहीं लेता है, ये माना जाता है कि गाय का गोश्त खाने के बराबर होती है। आज इसके बारे में आप स्वयं निर्णय करिए। जब मैं देखता हूं कि सब इंस्पेक्टर फॉर्च्यूनर गाड़ियों में चल रहे हैं, जब मैं देखता हूं कि हेड कांस्टेबल रोलेक्स घड़ी 7 लाख की पहले हुए हैं, जब मैं ये देखता हूं कि उनके पास 6 फ्लैट हैं, यहीं पर एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, वहां पे एक हमारे कलीग क्लासमेट भी हैं, अच्छा रॉ के सीनियर रिटायर्ड अफसर हैं, उनके साथ इसके ऊपर एक हेड कांस्टेबल मेरठ में, उसके 4 फ्लैट हैं। अच्छा तो हमको तुमको मिला लो तो डीजी से भी ज्यादा बड़ा हो गया है वो। तो ये चीजें तब, अच्छा हमारे अंदर नैतिक साहस नहीं है। मैं बेदी साहब का एक और उदाहरण देता हूँ। एक सब इंस्पेक्टर आए लड्डू का डब्बा लेकर के, उनका हुजूर मेरी शादी हुई है, मैं लड्डू मिठाई लेके आया। मैंने कहा ठीक है, बड़ा अच्छा, डीएसपी साहब को तो पहले कह रहे कि एक टुकड़ा ले लेना, पूरी मत लेना, लड्डू मत लेना, थोड़ा तो उन्होंने कहा देखो तुम हीरे की अंगूठी पहने हो, ये कहाँ से है? सर ससुराल से आई। अच्छा बोलिए, सोने की चेन पहने हो, ये कहाँ से? ससुराल से आई। तो तुम घूमने भी गए? जी सर एसी फर्स्ट में, हाँ और पत्नी कश्मीर गए, वो भी ससुराल से आया। सब इंस्पेक्टर so and so came and made an extrajudicial confession before me that he accepted a diamond ring, a gold chain, and the cost of going along with his wife to Kashmir in an AC first class. So 2 cases of living beyond means and accepting dowry are made out. He's placed with a suspension. Okay. An inquiry be conducted so that departmental action can be taken against him. तुरंत इनको चाहिए वर्दी उतरवाइए इनके लिए। तो आप तब कह सकते हैं जब आप खुद बेदाग हो और आप खुद जिसके कहते हैं कि ब्राह्मण की विधवा जैसे गांव में रहती है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, किसी से तोहफा न लेना, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, किसी से उपकृत न होना, तब आप कह सकते हैं तुम्हारी ऐसी तहसील में रवा दूंगा। लेकिन जब आप खुद लोगों से उपकृत होते हैं, यार इसको देख लेना, तो यार क्या करेगा? जब आपने पहले कहते यार इसको देख लेना, आपकी वाणी में तेज और ऊर्ज नहीं है, न वो अंतर की चोट में क्या कर सके और न वो आपकी बात को गंभीरता दी। बिल्कुल। कोई ऐसा केस जिसको रचा विदेश में गया हो और उसकी हैपनिंग यहाँ पे हुई हो भारत में, और उत्तर प्रदेश में उसको रचा गया हो, मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया गया हो और उसको आपने क्रैक किया हो? कितने केसेस बताऊं? कोई एक 4 साल में आईजी रहा हूं, और यहाँ पर एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अच्छा। फैजाबाद, तत्काल आज का अयोध्या तब का फैजाबाद, बनारस और लखनऊ में। अच्छा। रचा बचा पूरा पाकिस्तान आईएसआई ने करवाया अपने कार्डर्स के साथ, एलईटी के जरिए इनके मॉड्यूल्स थे और उन लोगों ने यहाँ पर ब्लास्ट कराए। अच्छा। इनकी पहुंच इतनी थी कि खैर पकड़े गए, इंट्रोगेट हुए, जेल गए। उसके बाद 2012 में सरकार बदली, मैं रिटायर हुई हो गया। एक टेररिस्ट बाराबंकी आ रहा था, जेल से लू खा के मर गया। अच्छा। अब मर गया तो उन्होंने कह दिया कि साहब ये दरअसल चूंकि विक्रम सिंह और बिजलाल ने इतना मारा था, उनकी मार से ये मर गया। वैसे तो आप यहाँ इतने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, एक एफआईआर करके दिखा दीजिए जरा। लेकिन हमारे एक रिटायर्ड डीजी, एक सर्विंग डीजी के खिलाफ एक हत्या का मुकदमा लिख दिया गया। अच्छा। ये तो बात गई, हम लोगों ने लड़ करके फिर हाईकोर्ट ने कहा कि आप इनके मुकदमे ही क्यों टेररिस्ट के वापस ले रहे हैं, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने कहा कि ये बड़े शरीफ लोग थे जिनको फंसा करके किया, तो इनके हम केसेस वापस कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आप मुकदमे ही क्यों वापस ले रहे हैं, आप इनको पद्मश्री के लिए नॉमिनेट कीजिए। जब डांट पड़ी तो सरकार भाई वो इन्वेस्टिगेशन हत्या वाला सीबीआई को दिया गया। सीबीआई ने कहा बिल्कुल केस फर्जी है, ये आपके सामने परिणाम है। तो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र जिसमें था, फर्जी नोट कहाँ छपते थे, बहावलपुर पाकिस्तान में। अच्छा। और बहावलपुर की जो इंक आती थी वो जर्मनी से आती थी, जो हमारी सिक्योरिटी प्रेस को देती थी। उनको नोट छापने की मशीन अब्दुल करीम तेलगी ने, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस नीलाम हुई, वो निकाल करके भेज दी पाकिस्तान आईएसआई को। उन नोटों को ला करके ये अपने जो है बॉम्ब ब्लास्ट और लोगों की ट्रेनिंग और रेडिकलाइजेशन करते थे।
तो ये कहाँ की घटना हुई? उत्तर प्रदेश में कौन से इलाके की घटना हुई? ये तो जो टेररिस्ट फैजाबाद की। नहीं, 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, लखनऊ, बनारस और अयोध्या, 3 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। बहुत लोग मरे भी थे उसमें। उसके बाद हम लोगों ने अनकवर किया, उसको बरामद किया और इन लोगों को गिरफ्तार भी किया। अच्छा, जिस समय बाबरी हो रहा था उस समय आप कौन सी पोस्ट पर थे? डीआईजी रेंज मुरादाबाद। डीआईजी रेंज मुरादाबाद। तो आपके उस रीजन पर भी इसका कोई इफेक्ट था? बहुत इफेक्ट था। सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हमारे जिले मुरादाबाद और रामपुर में थी, आपको मालूम ही है, बॉर्डरिंग तटवा है। लेकिन एक भी वायलेंस नहीं हुई, एक भी वायलेंस नहीं हुई, क्योंकि हमें मालूम था कि ये होने वाला, हम तैयार थे। शाम को, रात को 6 बजे कहते कि सब भीड़ें सड़कों पे उतर आई हैं, हमें फोर्स नहीं, एमुनिशन मांगिए, अगर कोई आतताई दंगाई कार्रवाई करता है तो दोनों आंखों के बीच में कमीज के तीसरे बटन पे गोली मार दीजिए। जो मैं कह रहा हूं मेरी बात को कर लीजिए रिकॉर्ड, और जहां कहेंगे मैं आऊंगा FIR लिखा दूंगा। दंगा नहीं होगा, अमन अमान होगा, न कोई आगजनी होगी। और ये जान के आपको खुशी होगी कि सरकार ने फिर मुझे अलंकृत किया, डीएम को, कमिश्नर को अलंकृत किया, लेट राधेश्याम कौशिक को, कि सबसे संवेदनशील 3 जिले थे, लेकिन यहां पत्ता भी नहीं हिला। यानी पुलिस के पद पर जब आप बैठे हो और जब आपके पद की जो गरिमा है वो आपके कठोरपन से, यानी कि कठोरपन पब्लिक के प्रति कठोरपन नहीं, आपके अपने जो कर्तव्य हैं, आपका जो मोरल जो ड्यूटी है उसके प्रति कठोर होकर के जब आप निर्णय लेते हो तो वो कहीं ना कहीं समाज में असामाजिक तत्वों को पनपने से रोकता है। कठोर होना लाजमी है, एक बात। दूसरी बात जो समझ में आई वो ये आई कि आप अड़ जाओ और लड़ जाओ। अड़ जाओ, बिल्कुल सही, लड़ो मत। हमारा काम लड़ना नहीं है। कठोर रहो, कठोरता के साथ, जिसको आप कठोर करने में निष्ठा के साथ लॉ को इन्फोर्स करूंगा, निष्ठापूर्वक कानून का अनुपालन, वो अपने आप हो जाएगा। फिर कठोरता अपने आप आ जाएगी, कठोरता फिर अपने आप आ जाएगी। चूहे अपने आप बिलों में चले जाएंगे, जो चमगादड़ और उल्लू हैं वो अपने अपने घोंसलों में अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि मालूम है कि यहाँ पर 0 टॉलरेंस की नीति है। यहाँ अगर दुस्साहस किया तो शेर पे सवा शेर है, और ईंट का जवाब पत्थर से मिलने में समय नहीं लगेगा और कोई बचा भी नहीं पाएगा। मैं एक केस कहीं पढ़ रहा था, राजा भैया के साथ आपका कोई केस हुआ था, उसको अगर थोड़ा सा आप। राजा भैया का कोई केस नहीं हुआ था। राजा भैया अगर रिश्ता निकाले तो रिश्ते में भी हैं हमारे। अच्छा, रिश्ता निकाले तो रिश्ते में भी निकल आएंगे। लेकिन हमारा कोई अगर कह दें कोई आत्मीयता या कोई बहुत घनिष्ठ संबंध है, वो कभी नहीं। वो कभी मुलाकात भी समझ लीजिए अगर 20-25 साल में कभी एक बार, जीवन में अगर 1-2 बार हुई हो। लेकिन राजा भैया भी जानते थे कि मेरे कार्यकाल में ADG लॉ एंड ऑर्डर, DGP कभी मैं पूरी उत्तर प्रदेश में कभी रहा भी नहीं, कभी वास्ता भी नहीं पड़ा। ये वो जानते थे कि सेवा का मौका न दें तभी खैरियत रहेगी, और सेवा का मौका दिया है न दिया हो, ये उनके दुर्भाग्य से, जब मैं ADG लॉ एंड ऑर्डर था तो उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क करने का उत्तरदायित्व भी मेरा ही था। अच्छा, किया गया जी। अच्छा। और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी? मुख्तार ने तो 2 बार लिखा ही था, सुप्रीम कोर्ट में लिखा था कि अगर उनकी हत्या होती तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी मानी जाए, या इतना उनको भय था। अतीक ने, जब मैं DG होकर के चार्ज लिया तो उसी के तीसरे दिन अशरफ ने, जो मदरसे में बच्चियां थी उनके साथ बलात्कार किया, मदरसे में कब्जा किया। तो जो बुलडोजर की प्रक्रिया शुरू हुई तो पहली बुलडोजर की प्रक्रिया हुई थी। पहला FIR अतीक और अशरफ के खिलाफ मैंने लिखाई। अच्छा, पहली FIR मैंने लिखाई, और बुलडोजर मैंने ही पहली बार चलवाया। वो 2007 की बात में बता रहा हूं। अच्छा, ठीक है। पहली बार बुलडोजर, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि इफेक्टिव पुलिस ऑफिसर्स पहले मेरठ में एक बार किसी होमगार्ड को या किसी सिपाही को आतताइयों ने मार डाला था। अच्छा। तो वो जाके DM के यहाँ, मथुरा सिंह DM थे ICS उनके लिए, तो उन्होंने विंगफील्ड अंग्रेज SP थे उनका, चलो गांव में चलना है। गांव में गए और 18-20 हाथी लेके, जिन जिन का उसने होमगार्ड ने इशारा कर दिया था कि यहाँ से लोग आए थे, उनको बिल्कुल चौरस कर दिया। हमने कहा हाथी तो नहीं है, तो हम हाथी का जो सब्स्टिट्यूट आज के दौर में है, बुलडोजर मैं चलवा दूंगा। चलवा दिया। CM से मुझे पूरा सहयोग मिला, आशीर्वाद भी मिला, बधाई भी मिली, FIR भी हो गई, वो भी हो गई। रिजल्ट ये हुआ कि उसकी पत्नी परवीन और उसका बेटा अरशद, जो शायद मारा गया एनकाउंटर में, इतना बड़ा था बच्चा, दफ्तर में आए और उन्होंने कहा भी कि मैं चाहती हूँ कि आप भाई हैं मेरे,
कि मैं बेवा न हूं और मेरा बच्चा यतीम न हो, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। ये अपने शौहर से कह दीजिए, ये उनके हाथ में है कि क्या होगा। बच्चे को मैंने 1-2 किताबें बच्चों की दी, चॉकलेट्स भी दी। मैंने कहा बेटा तुमको बहुत आगे जाना है, तालीम और इल्म पे गौर करो, ये लाइन तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। ये बात आई गई हो गई। अभी जो आप यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बच्चों के साथ रेगुलर आपका इंटरेक्शन होता होगा, क्या बिहेवियरल चेंज आप देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि ये बिहेवियरल चेंज जो है ये शायद आगे आने वाली सोसाइटी को, आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। एक तो कठोर परिश्रम की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है। आप कह दें किसी से कि हम लोग रोज साइकिल पे 18-20 किलो चलते थे, आज संभव नहीं है। ना चलो साइकिल, कम से कम 16 घंटे कभी पढ़ाई का मौका है वो भी तो कर लो। बिल्कुल, वो भी तुमसे नहीं हो रहा है। नंबर सबके 100% आ रहे हैं, लेकिन जब आपका मैं साक्षात्कार लेता हूं तो मालूम पड़ता है कि जो आपने 6 महीने पढ़ा वो आपको किताब तो छोड़ दीजिए, आपको सब्जेक्ट मैटर भी याद नहीं है। पीएचडी की है, मैंने पीएचडी की थी 1990 में बात हुई तो मैंने पीएचडी का टाइटल आपको बताया, जबकि मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा है जी। आप किसी से पूछ लीजिए कि साहब आपकी पीएचडी क्या है, किस चीज में? क्या साहब फिजिक्स में हुई है? कि फिजिक्स को टॉपिक नहीं हो सकता है। कि साहब मैंने 5 साल पहले किया था। तो इसका मतलब आपने किया हुआ कुछ नहीं, आपने कट कॉपी पेस्ट किया है। एक तो शॉर्टकट लेना बंद कर दें, अपने अंदर जो स्टील है उस स्टील को जिंदा कर लें, राइट, अपने कैरेक्टर को और मजबूत कर लें। और हमारे जहां कम से कम जो मैं योगदान कर सकता हूं हमारे कैंपस में, वी डोंट ड्रिंक, शराब की पूरी तरह प्रतिबंध, पान मसाला, टोबैको, सिगरेट पूरी तरह से प्रतिबंधित, क्योंकि बच्चियां ज्यादा हैं, महिला फैकल्टी ज्यादा है। पॉलिसी ऑफ 0 टच, अगर आप महिला तो मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकता हूं, चाहे होली हो या दिवाली हो, दूर से बात करें। स्पर्श किया तो पहले होंगे बाहर, अब बाद में पूछा जाएगा किन परिस्थितियों में आपने किसी महिला को स्पर्श किया। ठीक है, ये आपके यूनिवर्सिटी के ये नियम वहां पर हैं जी। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे आपके पास में कोई इस तरीके की हेल्प के लिए भी आए हों, क्योंकि उनको भी पता होगा, किसी को पता होगा कि भाई आप पुलिस के अंदर में आला अधिकारी रहे तो शायद यहाँ से कोई एक होप निकल सकती है, शायद ये रास्ता हमें मिल सकता है कि भाई पुलिस के पचड़े के अंदर में ना जाएं, यहीं से कोई रास्ता निकलवा लें? क्या ऐसा? बिल्कुल आते हैं, बल्कि एक्स स्टूडेंट्स के यहाँ से ज्यादा आते हैं। कनाडा में मेरा स्टूडेंट प्रोफेसर है वहाँ, अच्छा, बरेली का एक मैटर है और मेरे वो थाने वाले नाजायज तंग कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि उनका इकलौता बेटा इस वक्त कनाडा में है। अच्छा, इसी तरह की और भी साहब हमारा कोई लेना एक न देना दो, पड़ोसी जो है उसने हमारे मकान पे कब्जा करने की दीवार गिरा दी है। तो मेरे लिए तो कोई रूटीन की चीज है। तो मैं तुरंत फोन करके जो भी मेरा बन पड़ता है, और लोग इस बात की इज्जत भी करते हैं, और मैं पहले समझ लेता हूं कि बात जायज है ना जायज। अगर जायज है तो मैं संबंधित अधिकारी को फोन कर देता हूं या व्हाट्सएप कर देता हूं, और वो उस पे फिर एक्शन भी हो जाता है। एक्शन भी हो जाता है जी। अब चूंकि हालांकि मैंने ये भी सुना है कि आप नेताजी पर और उनके पुत्र अखिलेश पर एक समय के अंदर में पोटा भी लगाने वाले थे। कभी नहीं, बिल्कुल बकवास है ये स्वर्गीय अमर सिंह द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है। पोटा कोई ऐसा नहीं है, एक्साइज एक्ट। हाँ, अगर पोटा की बात है, आप ये बता दें इसके अलावा आपने कौन कौन से नाजायज काम जिंदगी में किए हैं? आपका पहला सवाल ये होता, आपने जिंदगी में इसके अलावा कौन कौन से नाजायज काम किए हैं? हमारे अमर सिंह साहब स्वर्गीय, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने एक ऐसा ताना बाना बुना मेरी जिंदगी, जो मैंने ठान लिया वो मैंने किया, फिर मैं प्रमाद नहीं किया, फिर उसके परिणाम क्या ये नहीं सोचा जी। एक तो ये लोगों का जब सरकार बदली, खासकर स्वर्गीय अमर सिंह साहब ने, कैसे हमें ग्रेस मार्क मिल जाए और मैं छा जाऊं समाज में और मुझे कुछ ऐसे अलंकरण मिल जाए, तो एक कहानी रची गई कि वो तो श्री विक्रम सिंह साहब पोटा लगा रहे थे और हम ही ने रोका। उसमें 2 पुलिस अधिकारी का कि मैंने रोक दिया। अरे तुम क्या रोक लोगे, तुम्हारी बिसात क्या है अगर मैं ठान लूं तो? और पोटा मैं तो नहीं लगाऊंगा। पोटा लगाती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लेती है लीगल ओपिनियन, और मान लीजिए एडीजी एलओ संस्तुतिकरण भी दे और हिमाकत की करे, तो क्या लीगल डिपार्टमेंट मान लेगा? क्या सरकार मान लेगी? हर चीज की समीक्षात्मक टिप्पणी होती है, और इसमें पूरा ताना बाना श्री अमर सिंह साहब और 2 पुलिस अधिकारी। सरकार बदली है, अच्छा, बहन जी की सरकार गई, दूसरी सरकार आई है, तो अपने हम कैसे ग्रेस मार्क लेकर के छा जाए और उनकी किचन कैबिनेट में पहुंच जाए, और उन्होंने पूरा प्रयास रचा।
लेकिन सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। वो जितना झूठ और फरेब की बातें थी, आप अगर ये पूछते थे इसके अलावा आपने कितनों को झूठे केस में फंसाया है। माननीय मुलायम सिंह जी, नेताजी हमारे, कोई गौरैया, कोई गिलहरी तो नहीं थे। फॉरवर्ड डिफेंस मिनिस्टर थे देश के, राइट, प्राइम मिनिस्टर मटेरियल थे। अखिलेश जी आप देख रहे हैं, तो जब तक कि कोई सिर फिरा नहीं होगा वो इस तरफ को सोचेगा भी। चूंकि जो लोग अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हर एक को होता है, हालांकि मैं एक बड़े विशेष मुद्दे की तरफ भी आऊंगा, शायद हो सकता है कि जो समाज का ताना बाना है वो भी शायद पुलिस के इस रूप के लिए हो सकता है कसूरवार हो। लेकिन जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सेवा भाव, जनता की सेवा करने का जज्बा हो तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता है। वो सोच करके तो शायद यही आते हैं, उनके माइंड में भी यही होता है कि मुझे वहां जाकर के लोगों की सेवा करनी है। उनको हो सकता है कि उस एज के अंदर में लोगों का दुख दर्द दिख भी रहा हो, लेकिन जब वो उसको क्रैक करके उस चेयर तक पहुंचते हैं और चेयर के पहुंचने के 1-2 साल के बाद जो उनके जीवन के अंदर में परिवर्तन आता है वो तो ठीक है। आपने कम से कम इतनी मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर इतना सही और गलत पहचानने का मादा होना चाहिए। आईपीएस आपको प्लेटफॉर्म देता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरल वर्क कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वही लाइन लड़नी है कि 3 बटन खोल करके और पिस्तौल अपने पीछे के हिप पॉकेट में यूनिफॉर्म रूल्स के विपरीत दबंगम और सिंघम की तरह आपको नाच गाने करने हैं, वो भी रास्ता आपके लिए खुला है। लेकिन ये रास्ता जो है ये अंधकार में ले जाएगा, खड्डे में डाल देगा आपको, दबंगम सिंघम वाला। और मेरी एक पुस्तक है ह्यूमन राइट्स एंड द पुलिस। अच्छा, वो लोग पहले कहते थे अच्छा पुलिस अफसर वो है जो आधा कसाई हो और आधा इंसान हो। ये बात पहले थी, अब नहीं। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, मशीन लर्निंग आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस आ गई है। आपको किसी को स्पर्श करने की जरूरत नहीं है और उससे ज्यादा आपको परिणाम मिल जाएंगे। एसटीएफ का कन्विक्शन रेट है 90%, सिविल पुलिस का है 30% भी नहीं है, जबकि एक्ट के केसेस भी उसमें हैं। और जबकि जितना मार कूट के मुलम्मा बना देते हैं जो लोग थाने आते हैं, तो परिणाम आपके सामने है। ये सारी चीजें, विभाग का सुधार, जनता की सेवा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आप कर सकते हैं, इतना स्कोप है कि एक जीवन अपर्याप्त होगा आपके योगदान के लिए। जहां तक समाज की बात है, अगर लड़का पुलिस में है और अच्छे ओहदे पर है, उसकी बोली अच्छी लग जाती है। और आजकल हालांकि ये सिर्फ पुलिस में नहीं, ये जनरल फेनोमिना है। और जनरल फेनोमिना जो है शायद कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये सारी कुरीतियों के पीछे भैया आप ही तो जिम्मेदार हो। वो कुरीति ये है कि हम जब लड़की का रिश्ता कहीं लेकर के जाए आम आदमी, और वो अगर सरकारी ओहदे पर हो, तो उसकी तनख्वाह नहीं पूछी जाती, बल्कि ये पूछा जाता है कि ऊपर से कितना मिल जाएगा, बेटा ऊपर से कितना कमा लेता है। तो क्या इस सोच को बदलने का समय नहीं है? ये समय तो बहुत पहले आ चुका था। प्रेमचंद जी की नमक का दरोगा एक कहानी आपने पढ़ी होगी, तो इसी तरफ इंगित करता था। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज, हर चीज के ऊपर इसका समय बहुत पहले था, लेकिन हमने बहुत देर कर दी। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ये अवसर नहीं आए थे, हो सकता है किसी के पास अवसर आए, एक बहुत वरिष्ठ राजनेता राष्ट्रीय स्तर के आकर के एक किसी आईपीएस अफसर के यहाँ आकर के ये कहते हैं कि हम आपके बेटे के लिए निवेदन करने आए हैं, और जैसे भिक्षा पात्र होता कुर्ता ऐसे करके माता पिता के सामने। तो माता पिता अगर ये कहते हैं कि बेटे की सगाई हो चुकी है, तो सगाई तो होती भी है, टूटती भी है। जब तक हम जलपान करते हैं, हवाई जहाज वहां जाएगा और जितना आपने आपकी देनदारी है उसका चौगुना ला के दे देंगे, जितना आप कहेंगे वो भी आ जाएगा। तो हमारे पास दुखता था कि भाई ये तो मत चूको चौहान, अगर इतनी बात है, इतने बड़े घर में अगर प्रस्ताव आ रहा है, हवाई जहाज जा करके ले आएगा। दूसरा ये है कि आप जलपान समाप्त करें, और जलपान समाप्त करने के बाद आपने बड़ी कृपा की, आज के बाद आने का कष्ट न कीजिएगा। हम लोग उनमें से नहीं है कि एक बार जबान दे करके
कोई हमें या हमारे पुत्र को खरीदने की बोली लगाए। आप जा सकते हैं, दूसरा विकल्प यही है। लेकिन दूसरे विकल्प के लिए जरूरी हो कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। उसमें सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, उसके लिए बिना सोचे उसमें स्पेस नहीं रहना चाहिए इस थॉट के लिए। अगर कहीं भी किंचित मात्र भी थोड़ा सा भी स्पेस हुआ तो वहां पे फिर चांसेस जो है वो तो सोचना ही लगेगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी मंत्री जी आकर के, बहुत बड़ी गलती कर दी। आप मेहमान हैं इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं, आप मेहमान इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं, कृपा करके आप प्रस्थान करें, दोबारा कष्ट न कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, मजा आया। और मुझे लगता है कि ये जो सीरीज है इसको हम कंटिन्यू जरूर करेंगे और उन केसेस को जरूर पब्लिक के सामने लाने की हम कोशिश करेंगे कि जो केस आपकी नजर से गए, काफी दुख भरे केस होंगे, कुछ राहत भरे केस होंगे, कुछ खुशी देने वाले केसेस होंगे, तो उनको भी हम चाहेंगे कि भविष्य में एक एक करके हम जरूर जनता के सामने लेकर के आएं। आपका जो एक्सपीरियंस है वो जरूर यहाँ पर शेयर हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जल्दी एक और पॉडकास्ट के लिए मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने समय निकाला, काफी अच्छी चर्चा रही और मुझे लगता है इससे काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। निश्चित तौर के ऊपर पे एक मार्गदर्शन भी मिला होगा। और जिन रास्तों की बात डॉक्टर साहब ने बताई है, डॉक्टर साहब ने क्लियर कट कहा है कि आपके पास में अगर एक हथियार ईमानदारी का है, निष्ठा का है, निष्ठा भाव का है, तो फिर आप कभी पराजित नहीं हो सकते। बड़ी कृपा, धन्यवाद।